रात की तन्हाई में खिड़की पर धीरे धीरे दस्तक हो रही थी। कौन कौन है वहां? मैंने घबराकर आवाज लगाई, लेकिन दूसरी तरफ पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अरे रानी, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? कोई नहीं है बाहर। आज सुबह से ही तेज हवाएं चल रही हैं। शायद इसी वजह से खिड़की खुद ब खुद हिल रही होगी। बिस्तर पर लेटी हुई मेरी माँ ने मुझे इतना घबराया हुआ देखकर आवाज दी। माँ, खिड़की के पीछे कोई साया सा लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई बाहर खड़ा हो। मैंने डरते हुए माँ की तरफ देखा तो वह हल्के से मुस्कुरा दी। कहने लगी, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो रानी। इसी वजह से तुम्हें खुद ब खुद साए नजर आने लगते हैं। आओ, मेरे पास आकर लेट जाओ। मैं माँ के करीब जाकर लेट गई तो महसूस हुआ कि माँ को बहुत तेज बुखार था। उनका बदन आग की तरह तप रहा था। पिछले कई दिनों से माँ की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। अस्पताल ले जाने के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, इसलिए मैं उन्हें घर पर ही लेटाकर रखे हुए थी। दवाइयाँ लाकर देती थी। मैंने माँ के माथे पर हाथ रखा और कहा, माँ, सुबह मालिक रामलाल से बात करूंगी। अगर वो कुछ पैसे उधार दे दें तो तुम्हें अस्पताल ले चलूंगी। माँ ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और सख्त लहजे में कहा, खबरदार, जो उस गंदे बूढ़े के पास जाने की बात भी की। वो इस काबिल नहीं कि तुम उसके सामने जाकर पैसे मांगो। मुझे तो उसकी आंखों में हमेशा बुरी नीयत नजर आती है। उसकी हवस भरी निगाहें मुझे डराती हैं। तुम्हारे सिर पर न बाप का साया है, न भाइयों का। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? बस यही चिंता मुझे दिन रात सताती रहती है। माँ ने मेरा हाथ थामे हुए आंखें बंद कर लीं और लेट गईं, और मुझे भी नींद आ गई। फिर न जाने रात के किस पहर में मेरी माँ हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। अपनी सारी फिक्रों को सीने में दबाकर वो चुपचाप आंखें मूंद गई थीं, और मुझे खबर तक नहीं हुई। सुबह जब मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की तो पता चला कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। माँ की लाश मेरे सामने पड़ी थी, और मैं बिलक बिलक कर रो रही थी, जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो सोचा कि अब माँ के अंतिम संस्कार का इंतजाम करना होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि मैं अपने बूढ़े मालिक रामलाल के दरवाजे पर जाऊं और मदद मांगूं। मैंने खुद को एक बड़ी चादर में लपेटा और पड़ोस वाले दरवाजे को खटखटाना शुरू किया, जो मालिक का घर था। बूढ़ा रामलाल दरवाजे पर आया। मुझे देखते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। अरे वाह, आज सूरज कहाँ से निकला रानी? सुबह सुबह तुम हमारे दरवाजे पर आई हो। एक घटिया सी मुस्कान चेहरे पर सजाए वो मुझे सिर से पांव तक घूरने लगा, जैसे कोई शिकार को ताड़ रहा हो। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। अरे, क्या हुआ? क्यों रो रही हो इतना? मुझे रोते देख वो थोड़ा परेशान सा हुआ। माँ, मेरी माँ चल बसी। बहुत मुश्किल से मैंने ये शब्द कहे थे। मेरा दिल जानता था कि मैं कितनी टूट चुकी हूं। मेरी बात सुनकर पहले तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, फिर बोला, बूढ़ी, और कितने दिन जीती? अच्छा हुआ चली गई। बहुत दर्द में थी बेचारी, और तुम पर तो ऐसे सांपिन बनकर बैठी थी जैसे तुम कोई खजाना हो। रामलाल की बातों ने मेरे होश उड़ा दिए। मुश्किल की इस घड़ी में वो मदद करने की बजाय ऐसी घटिया बातें कर रहा था। यही वजह थी कि माँ कभी मुझे उसके दरवाजे की तरफ जाने नहीं देती थीं। आज मजबूरी ने मुझे यहाँ खींच लाया था, वरना मैं कभी यहाँ ना आती। चलो, मैं मोहल्ले वालों को बुलाता हूँ ताकि अंतिम संस्कार का इंतजाम हो। तुम अपना ख्याल रखो प्यारी। हंसते हुए उस बूढ़े ने मेरे चेहरे को अपने हाथों से छुआ, और उसकी इस गंदी हरकत ने मेरे पूरे बदन में आग लगा दी। मैं घबराकर पीछे हटी और दौड़ते हुए अपने घर में घुस गई। थोड़ी देर में मोहल्ले की कुछ औरतें और मर्द आ गए, और उन्होंने ही सारे काम निपटाए, क्योंकि मुझे तो ना होश था ना खबर। शाम तक घर में लोगों का आना जाना लगा रहा। फिर धीरे धीरे सब चले गए। सिर्फ मैं और बूढ़ा रामलाल रह गए। अपनी माँ के बिना अकेली रहोगी रानी? डर तो नहीं लगेगा? वो मुस्कुराते हुए मुझे ऊपर से नीचे तक घूर रहा था, जैसे कोई भूखा शेर। मैंने खुद को अपनी बाहों में समेट लिया और कुछ कहे बिना चेहरा छुपा लिया। तुम्हें डर लग रहा होगा। चलो मेरे साथ, तुम मेरे घर में रह सकती हो। मुझे कोई परेशानी नहीं। मेरे करीब आकर उसने जैसे ही मेरे कंधे पर हाथ रखा, मैंने झट से उसका हाथ झटक दिया। चले जाइए यहां से। मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं अकेली रह सकती हूं। खुद को मजबूत दिखाते हुए मैंने सख्ती से उसे घर से बाहर जाने को कहा, क्योंकि अगर मैं न करती
तो वो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाता। उसने मेरी सख्ती पर हाथ पीछे कर लिए। अरे अरे, क्यों चिल्ला रही हो? मैं तो सिर्फ हमदर्दी कर रहा था। लेकिन ज़माना ही ऐसा है। अगर अकेले रहने का शौक है तो रहो। पूरे मोहल्ले को पता है कि अब तुम अकेली हो। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हमें दोष मत देना। मुस्कुराते हुए उसने अजीब अंदाज में बात खत्म की और अपने घर चला गया। उसके जाते ही मैंने सारे दरवाजे खिड़कियां अच्छे से बंद कर लिए और माँ की चारपाई पर लेटकर रोने लगी। एक रात पहले माँ के होते हुए भी मुझे इतना डर लग रहा था, और अब तो माँ भी नहीं थी। मौसम में हवाओं का शोर था, कभी खिड़की बजती, कभी दरवाज़ा। सारी रात मैं जागती रही, दुआएं मांगती रही। भगवान का शुक्र था कि रात खैरियत से गुजर गई। लेकिन अब हर रात मुझे ऐसे ही जागना था। अपनी रखवाली खुद करनी थी, अपनी इज्जत की हिफाजत करनी थी, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हमारे घर का गुजारा माँ की सिलाई से चलता था। मुझे सिलाई नहीं आती थी क्योंकि मैं घर के दूसरे काम संभालती थी। अब मेरा गुजारा कैसे होगा, ये भी नहीं पता था। मैं बस अपने भविष्य के बारे में सोचकर डर रही थी। अगले दिन मोहल्ले की कुछ औरतें मेरी खैरियत पूछने आईं और समझाने लगीं कि अकेली लड़की कैसे रहेगी। तुम कोई इंतजाम करो। मोहल्ले के मर्दों को पता है कि तुम अकेली हो तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। छिपे हुए शब्दों में वो न जाने क्या कह रही थीं। उन्हें मेरे अकेलेपन से दिक्कत थी या अपने मर्दों की नीयत से, समझ नहीं आया। वो मुझे यही समझाती रहीं कि अब कोई सुरक्षित जगह ढूंढो, और फिर चली गईं। उनके जाने के बाद मैं फिर अपनी लाचारी पर रोने लगी। सारा दिन यूं ही गुजर गया। रात का अंधेरा फैला तो मैं फिर माँ की चारपाई पर डरी हुई लेट गई। आज खिड़कियां बहुत तेज बज रही थीं, शायद बारिश आने वाली थी। फिर लगा जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। घड़ी देखी तो रात का 1 बजा था। वो बहुत धीमी दस्तक थी। मैंने अनसुना किया और माँ का तकिया सीने से लगा लिया। सोचा हवा का शोर है, लेकिन फिर दस्तक हुई, इस बार थोड़ी तेज। मेरा डर से बुरा हाल हो गया। कांपते हुए दरवाजे की तरफ देखा और जितनी दुआएं याद थीं पढ़ने लगीं। दस्तक रुक गई, सुकून हुआ। मैं फिर लेट गई, तकिया दबाए, दुआएं पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। न जाने कितनी देर गुजरी, फिर लगा कोई मुझ पर हावी हो रहा है। आंखें खोलीं तो चीख निकली, लेकिन सामने वाले ने मुंह पर हाथ रख दिया। वो कोई और नहीं, मेरा 60 साल का बूढ़ा मालिक रामलाल था, जो हवस भरी आंखों से मुझे देख रहा था। मैंने उसे धक्का दिया, उठकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे सख्ती से पकड़ा, चारपाई पर धकेला, एक हाथ से मुंह दबाया, दूसरा गले पर रखा। खबरदार अगर शोर किया तो। मोहल्ला सो रहा है, तेरी माँ जो सांपिन थी वो नहीं रही, तुझे बचाने वाला कोई नहीं। बहुत अकड़ दिखाती है ना, आज तेरी अकड़ निकालता हूं। उस बूढ़े में इतनी ताकत थी कि मैं छूट नहीं पा रही थी। आंखें डर से फटीं, दिल धड़कना भूल गया। मैंने छटपटाकर चीखने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम। वो धीरे धीरे अपने गंदे इरादों के साथ मुझ पर झुक रहा था और मैं उसकी बदबू सह रही थी। जब वो पूरी तरह झुका तो न जाने कहाँ से हिम्मत आई। मैंने जोर से धक्का दिया, वो पीछे गिर पड़ा। मैं भागने लगी तो वो पकड़ लेता, इसलिए मैंने पीछे के छोटे कमरे में भागना बेहतर समझा। भागती हुई वहां गई, दरवाज़ा बंद किया, लेकिन बदकिस्मती दरवाजे में कोई कुंडी नहीं थी। वो छोटा स्टोर रूम था, टूटा फूटा। उसमें माँ का पुराना संदूक, शादी के कपड़े, मेरे दहेज की चीज़ें रखी थीं। मैं दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई, भगवान को पुकारने लगी। कुछ मिनटों में वो दरवाजे पर आया, जोर लगाने लगा। खोल नालायक लड़की, क्या सोचती है ये टूटा दरवाज़ा तुझे बचा लेगा? मत भूल, 3 महीने का किराया बाकी है। अगर छत रखनी है तो दरवाज़ा खोल, मेरी इच्छा पूरी कर, वरना मोहल्ले में बदनाम कर दूंगा, पुलिस बुलाऊंगा। रामलाल धमकियां दे रहा था। मैं कांपती रो रही थी। हमारे हालात खराब थे, किराया नहीं दे पाए, लेकिन वो किराए के बदले जो चाहता था, सोचकर जमीन खिसक रही थी। भगवान के लिए जाओ यहां से, शर्म नहीं आती? तुम्हारी अपनी बेटियां हैं, उनकी सोचो, मुझ पर रहम करो। मैंने मिन्नतें कीं, क्योंकि वो दरवाज़ा पीट रहा था। रामलाल की 2 बेटियां शादीशुदा थीं, बेटा बाहर, बीवी गुजर चुकी। वो अकेला था, हमेशा हमारे घर पर नजर रखता। माँ को उसकी नीयत पता थी, मुझे भी, लेकिन कम किराए का घर कहीं नहीं मिलता, इसलिए रुके थे। माँ कभी उसे आने नहीं देती। अगर माँ होती तो उसकी हिम्मत ना होती।
लेकिन अब वो धमका रहा था। कुछ देर यूं गुजरी। मैंने न खोला तो वो ठोकरें मारकर अंदर आ गया। मैं गिर पड़ी। उसने बाल पकड़े, घसीटा, बाहर चारपाई पर फेंका, गालियां दी, थप्पड़ मारा। इसी बीच बारिश शुरू हो गई। तेज शोर मचा। मेरी चीखें बाहर न जातीं। वो फायदा उठा रहा था। उसने थप्पड़ मारे, बाल खींचे। इतने समय से खुद को रोका। तेरी माँ की वजह से। अब वो नहीं तो मैं अपना काम करूंगा। तू मेरे घर रह सकती है। वो भद्दे तरीके से हंसता मेरे करीब आया। बदबू और हवस ने मुझे ठंडा कर दिया। रामलाल, भगवान का वास्ता, जाओ। मैं अनाथ हूं, जुल्म न करो। मैं किराया दे दूंगी। हाथ जोड़कर मिन्नत की, लेकिन वो नहीं माना। फिर मैंने कोशिश की, छूटकर बाहर भागी। दरवाज़ा ऊपर से बंद था, हाथ न पहुंचा। उछलकर कोशिश की, नाकाम। तब तक वो आया, हंसा, तालियां बजाई, बाजू पकड़ा। बड़ी हठीली है तू रानी। क्या सोचती है बच जाएगी? इस रात का इंतजार था। अब कोई नहीं बचा सकता। पुकार को गो। बारिश में आवाज नहीं जाएगी। सुबह बताओगी तो कोई यकीन न करेगा। मैंने सबको बता दिया कि किराया नहीं देती, घर खाली करवाऊंगा। वो कहेंगे तू झूठा इल्जाम लगा रही है। न इज्जत बचेगी न छत। पुलिस के हवाले कर दूंगा। सोच लो। उसकी बात सुन आंसू बहने लगे। वो हर तरफ से ब्लैकमेल कर रहा था और मैं जानती थी वो करेगा। इसलिए मैंने आंसू पोंछे, कहा ठीक है, मानती हूं, लेकिन जबरदस्ती नहीं। मुझे वक्त दो संभलने का, खुद सौंपूंगी। लहजा नॉर्मल किया तो वो मुस्कुराया। खुशी की बात, खुद सच करा, दुल्हन बन। ये कहकर बालों में उंगली फेरने लगा। मैं मुंह हाथ धोना चाहती हूं, धीरे से कहा। तो वो चारपाई पर बैठा, बोला, माँ का अच्छा जोड़ा पहनकर आ। यादगार रात हो, लेकिन चालाकी मत, वॉशरूम लॉक मत करना। चाबी मेरे पास है। जैसे मुख्य दरवाज़ा खोला, चाबियां लहराईं। समझ आया कैसे आया। मैं चुपचाप वॉशरूम गई, पानी मारा, आईने में खुद को देखा। मैं बहुत खूबसूरत थी, जवान, 18 की। यही खूबसूरती मुसीबत बनी। आंसू आते, पहुंचती, आगे सोचती, किसी तरह खुद को न सौंपूं, लेकिन रास्ता न दिखा। फिर नज़र ऊपर रोशनदान पर गई। ऊंचा था, लेकिन कोशिश से पहुंच सकती। भागने का यही रास्ता। वो बाहर बैठा था। मैं स्लैब पर चढ़ी, रोशनदान तक पहुंचने लगी, लेकिन कद छोटा, हाथ न पहुंचा। कोशिशें नाकाम। एहसास हुआ, कूदना मुश्किल। दिमाग घूम रहा था, रास्ता ढूंढ रही। कहाँ रह गई रानी? कितनी देर लगाओगी? उसकी आवाज़ आई। दिल चाहा गला दबा दूं, फिर सोचा, अगर गला दबाकर मार दूं तो छूट जाऊं। जान लेना मुश्किल, लेकिन इज्जत पर आए तो कुछ नहीं मुश्किल। लगा यही करना होगा। वॉशरूम देखा, कोने में पुराना टूटा नल पड़ा था। माँ सही करवाने वाली थीं, लेकिन पैसे न थे। लोहे का नल देख दिमाग चला। सर पर मारूं तो बेहोश हो, भाग जाऊं। यही सोच जल्दी माँ का जोड़ा पहना, बाल खोले, नल जोड़े में छुपाया। बाहर गई तो वो मुस्कुराया। वाह रानी, अच्छा फैसला। इस जोड़े में खूबसूरत लग रही हो। अब न किराया लूंगा न तंग करूंगा। खर्चा उठाऊंगा, बस मेरी हो जा, फिर देख जिंदगी कैसे संवारता हूं। उसने हाथ पकड़ा, चारपाई पर बिठाया, उंगलियां होठों पर फेरने लगा। इस हरकत से गुस्सा आया। मैंने नल निकाला, सर पर मारा। वार अचानक, जोरदार, वो बचा न सका। सर से खून फूटा। सोचा बेहोश होगा, लेकिन खून बहता रहा। फर्श रंग गया। मैं देखती रह गई। वो गिरा, तड़पा। मैंने चीख दबाई, देखती रही। थोड़ी देर में वो स्थिर हो गया, खून बह रहा। सांस चेक की तो आसमान गिरा। मैं बेहोश करना चाहती थी, लेकिन वो मर गया। मेरे हाथों रामलाल का कत्ल हो गया। मैं न में सर हिलाती लाश के पास बैठ गई। ये क्या हो गया? मैं ऐसा न चाहती। मेरे हाथों कत्ल। बर्दाश्त न हुआ। दिल बाहर आने को, धड़कन तेज। मैं लाश के करीब बैठी। हाथ खौनी, कपड़ों पर छींटे, फर्श रंगा। धीरे से हिलाया, लेकिन वो गया। अब सोच रही थी आगे क्या। अगर पता चला मैंने मारा तो पुलिस आएगी, जेल जाऊंगी। ख्याल डरावना। मैं चीख कर रोई। अगर बारिश ना होती तो मोहल्ला जाग जाता, लेकिन गरज बारिश। हवा ने आवाज दबाई। 2 घंटे गुजरे, फिर होश आया। खुद बचाना था। कोई नहीं जानता वो आया था। अगर लाश ठिकाने लगाऊं तो शायद ना पता चले, लेकिन कैसे? अकेली, वो भारी। मैंने 6 फुट की लाश देखी। दिमाग दौड़ाया। जेल नहीं जाना, इल्जाम नहीं लेना, जीना है, निकलना मुसीबत से। फिर ख्याल आया, चेहरे पर मुस्कान। रात की तन्हाई में बारिश जारी। रानी ने प्लान शुरू किया।
लाश को रस्सी से बांधा, घसीटकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला। मौसम मदद कर रहा, हवा बारिश शोर दबा रही। मोहल्ले के आखिरी छोर पर पुराना कुआं था, सालों से बंद, कोई न जाता। सोचा लाश वहां फेंकूं, पानी कीचड़ छुपा लेगा। ताकत लगाकर घसीटा, हाथ खौनी, कपड़े गीले कीचड़ भरे, लेकिन न रुकी। कुएं पर पहुंची, रस्सी से धक्का दिया, धड़ाम की आवाज बारिश में गुम। अब सबूत मिटाने का वक्त। घर दौड़ी, फर्श धोया, खूनी कपड़े जलाए, नल कुएं में फेंका। सुबह बारिश रुकी, मोहल्ले को रामलाल की गुमशुदगी पता चली। सब हैरान। पुलिस आई, तलाश की, कुएं में लाश मिली तो खुदकुशी समझा। बूढ़ा अकेला था, बीवी बेटा नहीं, बेटियां दूर। रानी ने चुपचाप सुना, आंसू बहाए, कहा रात बारिश में कुछ न सुना। कोई शक न किया, क्योंकि मां की मौत से वो कमजोर लग रही थी। कुछ दिन बाद रानी ने रामलाल के घर से पैसे जेवर मिलने का बहाना बनाया, मोहल्ला छोड़ा। नई जगह नवपुर गई, सिलाई सीखी, नौकरी की, जिंदगी दोबारा बनाई। अब जानती थी मजबूरी में इंसान कितना मजबूत होता है। लेकिन वो राज सीने में दफन, एक औरत की जिंदगी की कहानी जो कभी न बताई जाएगी। लेकिन रानी की ये नई जिंदगी भी आसान न थी, क्योंकि पुराने डर अभी भी उसके मन में घर किए हुए थे। हर रात वो सोचती कि कहीं कोई उस राज को जान तो नहीं गया, और वो नई जगह पर भी सतर्क रहती, लोगों से कम मिलती, सिर्फ काम पर ध्यान देती। एक दिन जब वो सिलाई की दुकान पर काम कर रही थी, तो एक नई ग्राहक आई जो पुराने मोहल्ले से लगती थी, और बातों बातों में पुरानी घटनाओं का जिक्र करने लगी। रानी का दिल धड़क उठा, लेकिन वो चुप रही, मुस्कुराकर बात टाल दी। फिर शाम को घर लौटते वक्त उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो तेज कदमों से चली, घर पहुंचकर दरवाजा बंद किया और सोचने लगी कि शायद उसका वहम है। लेकिन वो जानती थी कि राज कभी न कभी बाहर आ ही जाता है, इसलिए उसे और सावधान रहना होगा। अगले दिन दुकान पर वो फिर काम में लगी, लेकिन मन अशांत था। और तभी पुलिस का एक अफसर आया जो पुराने केस की जांच कर रहा था, और रानी से पूछताछ करने लगा कि क्या तुम्हें कुछ याद है उस रात का। रानी ने नमे सर हिलाया, लेकिन अंदर से कांप रही थी। अफसर चला गया, लेकिन रानी को लगा कि यह शुरुआत है। अब उसे कोई नया प्लान बनाना होगा, शायद शहर बदलना पड़ेगा या फिर सच सामने लाना। लेकिन वो तैयार नहीं थी, इसलिए वो रात भर जागती रही, सोचती रही कि आगे क्या करे। और अगली सुबह वो अपनी दुकान बंद करके एक नई यात्रा पर निकल पड़ी, जहां कोई उसे न जानता हो। लेकिन रास्ते में उसे एक पुराना दोस्त मिला जो उसके राज से वाकिफ लग रहा था, और बोला कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लेकिन रानी को शक हुआ। वो भागी और एक नए शहर सूरजपुर में पहुंचकर फिर से जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। लेकिन डर हमेशा साथ था, और वो सोचती कि कब तक भागेगी, शायद एक दिन सामना करना पड़ेगा। सूरजपुर में उसने एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोली, जहां वो दिन रात मेहनत करती। नया शहर, नए लोग, लेकिन पुराने डर उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। हर अनजान चेहरा उसे शक की नजर से देखता लगता, हर आहट उसे चौंकाती। फिर भी वो हिम्मत जुटाकर काम में लगी रही। दुकान चल निकली, कुछ स्थानीय औरतें उसकी ग्राहक बन गईं। वो धीरे धीरे लोगों से घुलने मिलने लगी, लेकिन मन में एक दीवार हमेशा खड़ी रहती। उसे डर था कि कहीं उसका अतीत उसे ढूंढ न ले। एक दिन एक औरत, शीला, उसकी दुकान पर आई। वो सूरजपुर की थी, लेकिन उसका लहजा और बातें कुछ जानी पहचानी सी लगीं। शीला ने कपड़े सिलवाने के बहाने लंबी बात शुरू की। बातों बातों में उसने पुराने मोहल्ले का जिक्र छेड़ दिया, जहां रानी रहती थी। रानी के हाथ सिलाई करते करते रुक गए। उसने चेहरा छुपाने की कोशिश की, लेकिन शीला की नजरें उसे भेद रही थीं। तुम कहीं वहां की तो नहीं? शीला ने हंसते हुए पूछा। रानी ने जल्दी से बात टाल दी, कहा, नहीं, मैं तो यहीं की हूं, बस गांव से आई हूं। लेकिन शीला की आंखों में एक चमक थी, जैसे वो कुछ जानती हो। रानी का दिल फिर धड़कने लगा। उस रात वो फिर जागती रही, सोचती रही कि शीला का आना संयोग था या कुछ और। अगले दिन शीला फिर दुकान पर आई, इस बार और सवालों के साथ। उसने रामलाल की मौत का जिक्र छेड़ा, बोली, सुना है उस रात बारिश में कुछ हुआ था। पुलिस को कुछ शक था, लेकिन कुछ मिला नहीं। रानी ने जवाब में सिर्फ सर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया। शीला ने उसकी हालत देखी और चुप हो गई, लेकिन जाने से पहले बोली, रानी, अगर कुछ कहना हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। रानी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर उसे विदा किया।
लेकिन अब उसका मन और अशांत हो गया। क्या शीला सचमुच कुछ जानती थी, या ये सिर्फ उसका डर था जो उसे हर चीज में शक पैदा कर रहा था? रानी ने फैसला किया कि वो सूरजपुर में थोड़ा और रुकेगी, लेकिन अब और सावधान रहेगी। उसने दुकान का समय कम किया ताकि लोगों से कम मिले। रात को घर लौटते वक्त वो हमेशा आसपास देखती, कोई पीछा तो नहीं कर रहा। एक हफ्ते बाद एक अनजान आदमी उसकी दुकान पर आया। उसने खुद को पत्रकार बताया, कहा कि वो पुराने केस पर एक कहानी लिख रहा है। उसने रामलाल की मौत का जिक्र किया और पूछा कि क्या रानी उस मोहल्ले से है। रानी ने साफ इनकार किया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पत्रकार ने उसकी आंखों में देखा, फिर मुस्कुराकर चला गया। लेकिन उसने जाते जाते एक कार्ड छोड़ा जिस पर लिखा था, अगर कुछ याद आए तो मुझे फोन करना। रानी ने वो कार्ड जला दिया, लेकिन उसका डर और बढ़ गया। अब उसे लगने लगा कि सूरजपुर भी सुरक्षित नहीं है। वो रात भर सोचती रही, क्या करे, भागे या सच सामने लाए। लेकिन सच बताने का मतलब था जेल, बदनामी और शायद जिंदगी का खत्म होना। वो अभी इतनी मजबूत नहीं थी। अगली सुबह उसने सामान बांधा और सूरजपुर छोड़ने का फैसला किया। वो एक नए शहर चांदनगर की ओर निकल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने फिर से एक छोटी सी सिलाई की दुकान शुरू की। इस बार उसने अपना नाम बदल लिया। अब वो सुमन थी, लेकिन डर अभी भी उसका पीछा कर रहा था। हर रात वो सोचती, कब तक भागेगी? शायद एक दिन उसे सच का सामना करना पड़ेगा, या शायद वो हमेशा के लिए अपने राज को छुपा ले। लेकिन चांदनगर में उसकी जिंदगी फिर से शुरू हुई, और वो हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जीने की कोशिश करती। फिर भी हर अनजान दस्तक, हर नई आवाज उसे चौंकाती। एक दिन जब वो दुकान पर थी, एक बच्चा आया। उसने एक चिट्ठी दी। चिट्ठी में लिखा था, मैं तुम्हारा राज जानता हूँ रानी, अगर जिंदगी चाहती हो तो मिलने आओ। चिट्ठी में एक जगह और वक्त लिखा था। रानी का दिल बैठ गया। उसने चिट्ठी फाड़ दी, लेकिन अब उसे फैसला करना था। क्या वो उस अनजान शख्स से मिले या फिर से भाग जाए? उसने सोचा, इस बार भागना नहीं, क्योंकि भागते भागते वो थक चुकी थी। वो उस जगह पर जाने का फैसला करती है, लेकिन अपने साथ एक छोटा चाकू रख लेती है ताकि जरूरत पड़े तो अपनी हिफाजत कर सके। रात के अंधेरे में वो उस जगह की ओर बढ़ती है जहां चिट्ठी में लिखा था। दिल धड़क रहा था, लेकिन अब वो हार मानने को तैयार नहीं थी। रात का सन्नाटा चांदनगर की गलियों में पसरा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और सड़कों पर सिर्फ कुछ कुत्तों की भौंकने की आवाज गूंज रही थी। सुमन, जो पहले रानी थी, उस अनजान जगह की ओर बढ़ रही थी जहां चिट्ठी में मिलने को कहा गया था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब वो डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहती थी। उसने अपनी जेब में रखा छोटा चाकू टटोला, जैसे वो उसे हिम्मत दे रहा हो। चिट्ठी में लिखी जगह एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जो शहर के बाहरी इलाके में थी। हवेली के आसपास घना अंधेरा था और टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स बस नाम की थीं। सुमन ने हवेली के फाटक पर रुककर चारों तरफ नजर दौड़ाई। कोई नहीं दिखा। उसने गहरी सांस ली और धीरे से फाटक खोला। लोहे का फाटक चरमराया और उसकी आवाज ने सुमन को चौंका दिया। वो अंदर दाखिल हुई। हाथ में एक छोटी टॉर्च थी जो उसने अपनी दुकान से लाई थी। हवेली का आंगन उजाड़ था, घास फूस उगा हुआ और टूटी दीवारें समय की मार झेल रही थीं। चिट्ठी में लिखा था कि उसे हवेली के पीछे वाले कमरे में आना है। सुमन का मन बार बार कह रहा था कि वापस लौट जाए, लेकिन अब वो इतना आगे आ चुकी थी कि पीछे हटना उसे कमजोरी लग रहा था। वो धीरे धीरे हवेली के गलियारे में बढ़ी। टॉर्च की रोशनी में पुराने जाले और टूटी खिड़कियां दिख रही थीं। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ रहा था, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। आखिरकार वो पीछे वाले कमरे तक पहुंची। दरवाजा आधा खुला था। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली तो देखा कि कमरे में एक पुराना लकड़ी का टेबल और एक कुर्सी थी। टेबल पर एक मोमबत्ती जल रही थी और उसकी मध्यम रोशनी में कमरे का कोना हल्का हल्का दिख रहा था। कौन है वहां? सुमन ने हिम्मत जुटाकर आवाज लगाई, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया। उसने चाकू को और मजबूती से पकड़ा और कमरे में कदम रखा। तभी उसे लगा जैसे कोई पीछे से आ रहा हो। वो तेजी से पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा का शोर था जो खिड़कियों से टकरा रहा था। उसका दिल अब और तेज धड़क रहा था। रानी!
या अब सुमन कहूं? एक भारी आवाज अचानक कमरे के कोने से गूंजी। सुमन ने टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली और वहां एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में पूरी तरह दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें मोमबत्ती की रोशनी में चमक रही थीं। सुमन का गला सूख गया। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने कांपते हुए पूछा। आदमी धीरे धीरे रोशनी में आया। वो कोई 50 साल का होगा, लंबा, दुबला पतला और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। मैं वो हूं जो तुम्हारा राज जानता है, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक ठंडक थी जो सुमन के रोंगटे खड़े कर रही थी। रामलाल की मौत कोई हादसा नहीं थी, है ना? और वो कुआं, वो सब तुमने बहुत चालाकी से किया, लेकिन राज छुपते नहीं रानी, देर सवेर बाहर आ ही जाते हैं। सुमन के पैर कांपने लगे। उसने चाकू को और मजबूती से पकड़ा, लेकिन उसका दिमाग अब सुन्न हो रहा था। तुम्हें क्या चाहिए? पैसे? मैं तुम्हें जो चाहिए दे दूंगी, बस मुझे अकेला छोड़ दो, उसने मिन्नत भरे लहजे में कहा। आदमी हंसा। उसकी हंसी में क्रूरता थी। पैसे? नहीं रानी, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे लिए काम करो। मेरे पास एक बड़ा कारोबार है और तुम जैसे चालाक लोग मेरे काम आ सकते हैं। सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। कारोबार? कैसा कारोबार? उसने सवाल किया, ताकि वक्त मिले और वो कुछ सोच सके। वो सब बाद में, उसने कहा और एक कदम आगे बढ़ा। बस इतना जान लो, मैं जानता हूं कि तुमने क्या किया, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो पुलिस को एक छोटा सा सबूत देना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। फिर तुम्हारी जिंदगी जेल में कटेगी। सुमन का दिमाग तेजी से चल रहा था। वो जानती थी कि ये आदमी खतरनाक है। उसने चाकू को जेब में छुपाया और धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन पहले मुझे बताओ, तुम कौन हो और तुम्हें मेरा राज कैसे पता? आदमी ने फिर वही क्रूर मुस्कान दिखाई। मेरा नाम है विजय और मैं रामलाल का पुराना दोस्त था। उस रात वो मुझसे मिलने वाला था, लेकिन वो आया नहीं। बाद में मुझे पता चला कि वो मर चुका है। मैंने अपनी तहकीकात की और सब कुछ समझ गया। तुमने सोचा था कि बारिश सबूत मिटा देगी, लेकिन कुछ चीजें छुपती नहीं। सुमन के दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। विजय को इतना कैसे पता? क्या वो सचमुच रामलाल का दोस्त था या कुछ और? उसने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर तुम इतना जानते हो तो पहले क्यों नहीं आए? अब क्यों? विजय ने एक ठंडी नजर से उसे देखा। क्योंकि मुझे सही वक्त का इंतजार था, और अब वो वक्त आ गया है। चलो मेरे साथ, यहां से बाहर निकलो और मेरे कारोबार में शामिल हो, वरना। उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली, जिसमें रामलाल और सुमन का घर दिख रहा था। यह तस्वीर पुलिस को बहुत कुछ बता सकती है। सुमन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो समझ गई कि वो फंस चुकी है, लेकिन वो अभी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने धीरे से कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, इतना बड़ा फैसला मैं अभी नहीं कर सकती। विजय ने उसे घूरा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन देता हूं। कल रात, इसी जगह, इसी वक्त। अगर तुम नहीं आई तो पुलिस को सब पता चल जाएगा। वो मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। सुमन वहीं खड़ी रही। उसका शरीर कांप रहा था। वो जानती थी कि अब उसे कोई बड़ा फैसला लेना होगा। भागना अब आसान नहीं था। विजय का चेहरा, उसकी बातें, उसकी धमकी, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। वो हवेली से बाहर निकली और तेज कदमों से अपने छोटे से किराए के कमरे की ओर बढ़ी। रास्ते में वो बार बार पीछे मुड़कर देखती। डर था कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और मां की पुरानी चारपाई पर बैठ गई। उसने चाकू निकाला और उसे हाथ में पकड़कर सोचने लगी, क्या वो विजय की बात माने या फिर कोई और रास्ता ढूंढे। उसका दिमाग अब थक चुका था, लेकिन वो जानती थी कि अब रुकना मतलब हार मानना है। उसने फैसला किया कि वो विजय से मिलेगी, लेकिन अपनी शर्तों पर। अगली सुबह सुमन ने अपनी दुकान खोली, लेकिन उसका ध्यान काम पर नहीं था। वो सोच रही थी कि विजय का कारोबार क्या हो सकता है। क्या वो कोई अपराधी है या फिर ये सब एक जाल है। उसने दुकान जल्दी बंद की और शहर की एक पुरानी लाइब्रेरी में गई। वहां उसने पुराने अखबारों में रामलाल की मौत के बारे में पढ़ने की कोशिश की। शायद कुछ मिले जो विजय की बातों को समझने में मदद करे। घंटों खोजने के बाद उसे एक छोटा सा लेख मिला, जिसमें रामलाल की मौत को खुदकुशी बताया गया था,
लेकिन एक लाइन ने उसका ध्यान खींचा। पुलिस को शक है कि रामलाल के कुछ पुराने दोस्तों का इस केस से ताल्लुक हो सकता है। सुमन का दिल फिर धड़क उठा। क्या विजय उन दोस्तों में से एक था? और अगर हाँ, तो वो क्या चाहता है? उसने लाइब्रेरी से निकलते वक्त एक पुराना फ़ोन नंबर ढूंढा, जो माँ ने उसे किसी आपातकाल के लिए दिया था। वो नंबर माँ के एक दूर के रिश्तेदार का था, जो कथित तौर पर एक रिटायर्ड पुलिस वाले थे। सुमन ने हिम्मत जुटाई और उस नंबर पर फ़ोन किया। दूसरी तरफ से एक बूढ़ी आवाज़ आई, हाँ, कौन? सुमन ने खुद को सुमन बताया और बिना ज़्यादा खुलासा किए सिर्फ इतना कहा कि उसे एक पुराने केस के बारे में जानकारी चाहिए। बूढ़े ने उसे अपने घर बुलाया। सुमन ने सोचा, शायद ये उसकी आखिरी उम्मीद है। वो उस रिटायर्ड पुलिस वाले दीनानाथ के घर गई। दीनानाथ ने उसे देखते ही पहचान लिया। तू रानी है ना? तेरी माँ की आंखें तुझ में दिखती हैं, उन्होंने कहा। सुमन हैरान थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दीनानाथ ने उसे बैठाया और पूछा, क्या मुसीबत है? सुमन ने हिचकते हुए विजय की बात बताई, बिना ये खुलासा किए कि उसने रामलाल को मारा था। दीनानाथ ने गहरी सांस ली और बोले, विजय? विजय मल्होत्रा? वो रामलाल का पुराना पार्टनर था। दोनों मिलकर कुछ गलत धंधे करते थे। रामलाल की मौत के बाद विजय गायब हो गया था। अगर वो तुझसे मिला है, तो समझ जा कि वो तुझे किसी बड़े जाल में फंसाना चाहता है। सुमन का दिमाग अब और साफ हो रहा था। विजय कोई साधारण आदमी नहीं था। वो रामलाल के साथ मिलकर कुछ गलत काम करता था और शायद उसकी मौत का बदला लेना चाहता था, या फिर सुमन को अपने धंधे में फंसाना। दीनानाथ ने उसे सलाह दी, तू उससे मिल, लेकिन अकेले नहीं, मैं तेरे साथ चलूंगा। और अगर वो धमकी दे तो मैं जानता हूं उसे कैसे ठंडा करना है। सुमन को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन डर अभी भी बाकी था। उसने दीनानाथ को धन्यवाद कहा और रात की मुलाकात के लिए तैयार होने लगी। वो जानती थी कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ हो सकती है। रात को वो फिर उस हवेली की ओर बढ़ी। इस बार दीनानाथ चुपके से उसके पीछे था। क्या होगा जब वो विजय से मिलेगी? क्या वो अपने राज को बचा पाएगी, या फिर सब कुछ सामने आ जाएगा? सुमन, जो पहले रानी थी, चांदनगर की उस पुरानी हवेली की ओर बढ़ रही थी, जहां विजय ने उसे मिलने बुलाया था। रात का अंधेरा गहरा था और हवा में ठंडक थी, जो उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। उसके कदम तेज थे, लेकिन मन में उथल पुथल मची हुई थी। दीनानाथ, माँ का वो पुराना रिश्तेदार और रिटायर्ड पुलिस वाला, चुपके से उसके पीछे चल रहा था। सुमन ने उसे साफ कह दिया था कि वो सामने ना आए जब तक बहुत जरूरी ना हो। उसका छोटा चाकू अभी भी जेब में था और वो हर आहट पर चौंक रही थी। हवेली का फाटक अब सामने था, वही चरमराता लोहे का फाटक जो पिछले दिन उसने खोला था। उसने एक गहरी सांस ली, टॉर्च को मजबूती से पकड़ा और अंदर दाखिल हुई। हवेली का आंगन वैसा ही उजाड़ था जैसे कल रात था। टूटी दीवारें, जंगली घास और हवा में गूंजता सन्नाटा। सुमन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो अब पीछे नहीं हटना चाहती थी। उसने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई, कोई नजर नहीं आया। वो धीरे धीरे उस पीछे वाले कमरे की ओर बढ़ी, जहां कल विजय से मुलाकात हुई थी। दरवाजा इस बार पूरा खुला था और अंदर वही मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी मध्यम रोशनी कमरे के कोनों को हल्का हल्का उजागर कर रही थी। विजय? सुमन ने धीमी आवाज में पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। उसने चाकू को जेब में और मजबूती से पकड़ा और कमरे में कदम रखा। अचानक एक हल्की सी आहट हुई, जैसे किसी ने पत्तों को कुचला हो। सुमन पलटी, टॉर्च की रोशनी पीछे डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका मन कह रहा था कि ये जाल है, लेकिन अब वो इतनी दूर आ चुकी थी कि वापस जाना नामुमकिन था। तुम वक्त की पाबंद हो रानी। विजय की वही भारी ठंडी आवाज अचानक कमरे के कोने से आई। सुमन ने टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली। विजय वहीं खड़ा था, उसी लंबे दुबले पतले कद के साथ, और चेहरे पर वही क्रूर मुस्कान। आज वो एक काली जैकेट पहने था, जिससे वो और खतरनाक लग रहा था। या अब सुमन कहूं? उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। बात पर आ विजय, तुम क्या चाहते हो? सुमन ने हिम्मत जुटाकर सख्त लहजे में कहा। उसकी आवाज में डर था, लेकिन वो उसे छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। विजय हल्के से हंसा और टेबल के पास आकर खड़ा हो गया। उसने जेब से एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया और धुएं का एक गुब्बार हवा में छोड़ा। तुम जल्दी में हो रानी, लेकिन ठीक है, मैं भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता।
मैंने तुम्हें बताया था, मेरा एक कारोबार है और तुम मेरे लिए बहुत काम की हो। कैसा कारोबार? सुमन ने सवाल दोहराया। उसकी आंखें विजय के हर हाव भाव पर थीं। वो जानती थी कि उसे वक्त चाहिए ताकि वो विजय की मंशा समझ सके और दीनानाथ को सही मौका मिले। विजय ने एक लंबी सांस ली और टेबल पर रखी कुर्सी पर बैठ गया। मेरा कारोबार, कह लो, थोड़ा गैर कानूनी है। रामलाल मेरा पार्टनर था। हम मिलकर चीजें बेचते थे, ऐसी चीजें जो बाजार में आसानी से नहीं मिलती। लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, मेरे हिस्से का माल छुपा लिया और फिर उसने सुमन की तरफ देखा। उसकी मौत हो गई, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम जानती हो कि उस रात क्या हुआ। सुमन का गला सूख गया। उसने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, लेकिन अंदर से वो कांप रही थी। मैं कुछ नहीं जानती, उसने ठंडे लहजे में कहा। मैंने तुम्हें बताया था, मैं उस रात सो रही थी, बारिश हो रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। विजय ने सिगरेट का एक और कश लिया और मुस्कुराया। तुम अच्छी एक्टर हो रानी, लेकिन मेरे पास सबूत है। उस रात रामलाल मेरे पास आने वाला था। उसने मुझे बताया था कि वो तुमसे कुछ बात करने जा रहा है, और फिर वो गायब हो गया। कुएं में उसकी लाश मिली और पुलिस ने इसे खुदकुशी मान लिया। लेकिन मुझे एक चीज मिली थी। उसने जेब से एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा निकाला। सुमन की सांस रुक गई। वो टुकड़ा उसी नल का था जिससे उसने रामलाल को मारा था। ये क्या है? सुमन ने हकलाते हुए पूछा, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। तुम जानती हो ये क्या है? विजय ने कहा और टुकड़े को टेबल पर रख दिया। ये कुएं के पास मिला था और मुझे यकीन है कि अगर मैं इसे पुलिस को दे दूं तो वो दोबारा जांच शुरू करेंगे, और फिर रानी, तुम्हारी सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। सुमन का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विजय को यह टुकड़ा कैसे मिला। क्या वो सचमुच उस रात कहीं आसपास था, या ये सब एक जाल था? उसने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, लेकिन अगर मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। तुम रामलाल के गलत धंधों में शामिल थे। अगर मैं पुलिस को ये बता दूं तो तुम भी नहीं बचोगे। विजय की मुस्कान और गहरी हो गई। वाह रानी, तुम में हिम्मत है, लेकिन सोच लो, मेरे पास पैसे हैं, रसूख है, और तुम एक अकेली लड़की हो जिसके पास न छत है न कोई सहारा। कौन तुम्हारी बात मानेगा? सुमन ने एक गहरी सांस ली। वो जानती थी कि विजय सही कह रहा है। समाज में उसकी कोई औकात नहीं थी, लेकिन वो अब हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने धीरे से कहा, ठीक है, बताओ तुम क्या चाहते हो। मैं तुम्हारे कारोबार में कैसे मदद कर सकती हूं? विजय ने सिगरेट को जमीन पर फेंका और उसे जूते से कुचल दिया। अच्छा फैसला। मेरा कारोबार आसान नहीं है। मुझे ऐसी लड़कियों की जरूरत है जो चालाक हों, खूबसूरत हों और जिन पर कोई शक न करे। तुम मेरे लिए सामान डिलीवर करोगी, शहर से शहर, बिना किसी को पता चले, और बदले में मैं तुम्हारा राज दबाए रखूंगा। सुमन को अब समझ आ रहा था, विजय उसे अपने गैरकानूनी धंधे में फंसाना चाहता था, शायद ड्रग्स या कोई और गलत चीज। उसने मन ही मन दीनानाथ को याद किया। वो बाहर कहीं था, लेकिन क्या वो अभी तक यहां पहुंचा था? उसने वक्त बिताने के लिए कहा, मुझे और डिटेल चाहिए, तुम मुझे अंधेरे में नहीं रख सकते। विजय ने टेबल पर हाथ मारा और बोला, बस इतना जान लो कि तुम मेरे लिए काम करोगी और मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा, वरना ये टुकड़ा सीधा पुलिस के पास जाएगा। तभी बाहर से एक हल्की सी आहट हुई। सुमन और विजय दोनों चौंके। सुमन ने टॉर्च की रोशनी दरवाजे की तरफ डाली, लेकिन कुछ दिखा नहीं। विजय खड़ा हो गया। उसकी आंखों में शक था। क्या चालाकी कर रही हो रानी? उसने गुर्राते हुए कहा और अपनी जेब से एक छोटा सा पिस्तौल निकाला। सुमन का दिल धड़कना बंद हो गया। कोई चालाकी नहीं, उसने जल्दी से कहा, लेकिन उसकी नजरें दरवाजे पर थीं। उसे यकीन था कि यह दीनानाथ हो सकता है। उसने चाकू को जेब में और मजबूती से पकड़ा और धीरे से कहा, विजय, शायद ये हवा है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? विजय ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें संकुचित थीं। मुझे बेवकूफ मत समझो। अगर तुमने कोई खेल खेला तो ये तुम्हारी आखिरी रात होगी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, पिस्तौल हाथ में लिए। सुमन का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे कुछ करना था और जल्दी करना था। अचानक उसने टॉर्च को जमीन पर फेंक दिया। कमरे में अंधेरा छा गया, सिर्फ मोमबत्ती की मध्यम रोशनी बची। विजय एक पल के लिए ठिठक गया।
सुमन ने मौका देखा और चाकू निकालकर उसकी तरफ झपट्टी, लेकिन विजय तेज था। उसने सुमन का हाथ पकड़ लिया और उसे जमीन पर धकेल दिया। गलत चाल रानी, वो चिल्लाया और पिस्तौल उसकी तरफ तान दी। तभी दरवाजे से एक जोरदार धमाका हुआ। दीनानाथ अंदर घुसे। उनके हाथ में एक पुरानी रिवॉल्वर थी। हाथ ऊपर विजय, उन्होंने गरजते हुए कहा। विजय हड़बड़ा गया, लेकिन उसने पिस्तौल नहीं छोड़ी। दीनानाथ, तू यहां क्या कर रहा है? उसकी आवाज में अब डर था। तेरे गंदे धंधों का हिसाब करने आया हूं, दीनानाथ ने कहा। रानी को छोड़ दे, वरना तेरा खेल यहीं खत्म होगा। सुमन जमीन पर पड़ी थी। उसका चाकू कुछ दूर गिर गया था। वो उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। विजय ने एक नज़र सुमन पर डाली, फिर दीनानाथ की तरफ देखा। तू मुझे नहीं रोक सकता दीनानाथ। मेरे पास लोग हैं, पावर है, और ये लड़की, ये मेरे लिए काम करेगी। दीनानाथ ने एक कदम आगे बढ़ाया। तूने रामलाल को भी यही कहा था, है ना? लेकिन वो अब यहां नहीं है, और तू भी नहीं रहेगा अगर तूने हथियार नहीं फेंका। विजय की आंखों में एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखी। सुमन ने मौका देखा और जमीन पर लुढ़कते हुए अपना चाकू उठाया। उसने पूरी ताकत से विजय के पैर पर वार किया। विजय चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। उसका पिस्तौल दूर जा गिरा। दीनानाथ ने तेजी से उसे दबोच लिया और उसकी कलाइयों को बांध दिया। रानी, तू ठीक है? दीनानाथ ने पूछा। उनकी आवाज में चिंता थी। सुमन ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। ये सब खत्म हो गया? उसने कांपते हुए पूछा। दीनानाथ ने गहरी सांस ली। अभी नहीं बेटी, विजय को पुलिस के हवाले करना होगा, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। सुमन ने विजय को देखा, जो जमीन पर पड़ा गालियां दे रहा था। उसका चेहरा अब डर और गुस्से से भरा था। दीनानाथ ने उसे उठाया और हवेली के बाहर ले गए। सुमन उनके पीछे पीछे चली, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं था। विजय को पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन सुमन जानती थी कि उसका राज अभी भी खतरे में है। क्या विजय चुप रहेगा, या फिर वो जेल से भी उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करेगा? अगले दिन चांदनगर की पुलिस ने विजय से पूछताछ शुरू की। दीनानाथ ने सुमन को अपने घर में ठहरने को कहा, ताकि वो सुरक्षित रहे। लेकिन सुमन का मन अब भी अशांत था। उसे डर था कि विजय उस नल के टुकड़े की बात पुलिस को बता देगा, और अगर ऐसा हुआ तो उसकी जिंदगी फिर से उलट पुलट हो जाएगी। दीनानाथ ने उसे समझाया, रानी, मैं जानता हूं तूने कुछ गलत किया, लेकिन तूने अपनी इज्जत बचाने के लिए किया। अगर बात पुलिस तक पहुंचती है तो मैं कोशिश करूंगा कि तुझे कम से कम सजा हो, लेकिन अभी तुझे मजबूत रहना होगा। सुमन ने दीनानाथ की बात सुनी, लेकिन उसका दिल अब भी डर से भरा था। वो चांदनगर में रुकी, लेकिन हर दिन एक नई चिंता के साथ जी रही थी। एक हफ्ते बाद उसे खबर मिली कि विजय ने पुलिस को कुछ नहीं बताया। शायद वो अपने धंधों को बचाना चाहता था, या शायद उसे डर था कि दीनानाथ उसके खिलाफ और सबूत ला सकता है। लेकिन सुमन का डर खत्म नहीं हुआ। उसे अब भी लगता था कि कोई न कोई उसका पीछा कर रहा है। हर रात जब वो अपनी छोटी सी दुकान बंद करती और घर लौटती, उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। एक दिन जब वो दुकान पर थी, एक नया ग्राहक आया। वो एक जवान लड़का था, शायद 25-26 साल का, साफ सुथरा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सुमन को बेचैन कर गया। आप सुमन हैं? उसने पूछा, और उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। हाँ, लेकिन आप कौन? सुमन ने सावधानी से पूछा। लड़के ने मुस्कुराया और कहा, मेरा नाम अर्जुन है। मैं विजय का भतीजा हूं, और मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। सुमन का दिल फिर से धड़क उठा। क्या ये एक नया जाल था, या फिर उसका अतीत उसे फिर से पकड़ने आ रहा था? सुमन की सांसें तेज हो गईं। अर्जुन का नाम सुनते ही उसका दिमाग फिर से उसी रात की ओर चला गया जब उसने रामलाल को मारा था। विजय का भतीजा, क्या वो भी उसी जाल का हिस्सा था, या कुछ और चाहता था? सुमन ने अपनी सिलाई मशीन पर हाथ रखा, जैसे वो उसे सहारा दे रही हो, और सावधानी से पूछा, आपको मुझसे क्या बात करनी है? मैं आपको नहीं जानती। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और दुकान के काउंटर पर अपनी कोहनी टेक दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी, लेकिन वो खतरनाक नहीं लग रहा था। मैं जानता हूं, सुमन, या शायद रानी, उसने धीरे से कहा, और सुमन का दिल धक से रह गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मैं बस सच जानना चाहता हूं। मेरे चाचा विजय
ने मुझे कुछ बताया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि वो सच है। सुमन का मन चाहा कि वो चीखे, भागे या कुछ कर दे, लेकिन वो खामोश रही। उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और कहा, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं सुमन हूं और यहीं की हूं। तुम्हारा चाचा कौन है, मुझे नहीं मालूम। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराया, जैसे उसे सुमन की बातों पर यकीन न हो। देखो सुमन, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं जानता हूं कि तुमने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। मेरे चाचा ने मुझे बताया था कि तुमने रामलाल को मारा, लेकिन उसने ये भी कहा कि तुमने अपनी मजबूरी में ऐसा किया। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझे सच बताओ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। सुमन का दिमाग तेजी से चल रहा था। क्या ये एक और जाल था, या अर्जुन सचमुच उसकी मदद करना चाहता था? उसने दीनानाथ की बात याद की, जो उसने कहा था कि विजय के गलत धंधों में कई लोग शामिल थे। शायद अर्जुन भी उसी गैंग का हिस्सा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे भरोसेमंद लग रहा था। सुमन ने हिम्मत जुटाई और कहा, ठीक है अर्जुन, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मैं बताऊंगी, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और काउंटर से हटकर पास की कुर्सी पर बैठ गया। मैं विजय का भतीजा हूं, लेकिन मैं उसके धंधों का हिस्सा नहीं हूं। वो और रामलाल मिलकर ड्रग्स और नकली सामान बेचते थे। मैं उस दुनिया से दूर रहता था, लेकिन जब चाचा जेल गए तो मुझे कुछ कागजात मिले। उनमें तुम्हारा नाम था और रामलाल की मौत का जिक्र। मैंने तहकीकात की और मुझे पता चला कि तुम चांदनगर में हो। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने जो किया वो गलत नहीं था। रामलाल और मेरे चाचा दोनों गलत लोग थे, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम अब तक भाग रही हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ये डर खत्म हो। सुमन की आंखें नम हो गईं। इतने समय बाद किसी ने उसकी मजबूरी को समझने की कोशिश की थी, लेकिन वो अभी भी सावधान थी। तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? पुलिस को अगर कुछ पता चला तो मैं जेल जाऊंगी। मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने अपनी हिफाजत के लिए ऐसा किया। अर्जुन ने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला और उसे सुमन की तरफ बढ़ाया। ये लो, ये वो कागजात हैं जो रामलाल और मेरे चाचा के धंधों के बारे में है। इनमें रामलाल की डायरी का एक हिस्सा भी है, जिसमें उसने लिखा था कि वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना चाहता था। अगर ये पुलिस को मिले तो तुम्हारा केस आत्मरक्षा का बन सकता है। सुमन ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। उसने कागजात निकाले और पढ़ने लगी। डायरी के पन्नों में रामलाल की गंदी सोच साफ दिख रही थी। उसने लिखा था कि वो सुमन को अपने जाल में फंसाना चाहता था और उस रात वो उसे डराने गया था। सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये तुम्हें कहाँ से मिला? उसने पूछा। चाचा के घर में, अर्जुन ने जवाब दिया। वो ये सब छुपा कर रखता था। शायद उसे लगता था कि ये कागजात उसे किसी दिन ब्लैकमेल करने के काम आएंगे। लेकिन अब वो जेल में है और मैं चाहता हूं कि तुम आजाद हो। सुमन का मन हल्का हो रहा था, लेकिन डर अभी भी पूरी तरह गया नहीं था। उसने अर्जुन से पूछा, तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझसे क्या मतलब? अर्जुन ने एक पल रुककर कहा, मेरी माँ भी तुम्हारी तरह थी, अकेली, मजबूर। मेरे चाचा ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं नहीं चाहता कि कोई और औरत ऐसी जिंदगी जी। मैं तुम्हें एक नई शुरुआत देना चाहता हूं। सुमन को अब यकीन होने लगा था कि अर्जुन की नीयत साफ है। उसने लिफाफा अपने पास रख लिया और कहा, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। मैं तुम पर भरोसा करना चाहती हूं, लेकिन इतने सालों बाद ये आसान नहीं है। अर्जुन ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा। ये मेरा नंबर है। जब तुम तैयार हो मुझे बता देना। उसने एक कागज पर अपना नंबर लिखकर सुमन को दिया और चला गया। सुमन उस रात अपनी छोटी सी चारपाई पर लेटी रही, लेकिन नींद नहीं आई। उसने रामलाल की डायरी के पन्ने बार बार पढ़े। हर शब्द उसे उस रात की याद दिला रहा था, लेकिन साथ ही उसे एक उम्मीद भी दे रहा था। अगर ये कागजात सचमुच पुलिस को दिए जाए तो शायद वो बच सकती है, लेकिन क्या वो इतना बड़ा रिस्क ले सकती थी? अगले दिन सुमन ने दीनानाथ से मुलाकात की। उसने उन्हें सारी बात बताई, अर्जुन, कागजात और उसकी मदद की पेशकश। दीनानाथ ने कागजात ध्यान से पढ़े और कहा, बेटी, ये तुम्हारा मौका है। अगर तुम सच सामने लाओ तो शायद तुम्हें सजा मिले, लेकिन वो कम होगी
और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। तुम अब तक भागती रही हो, अब रुक जाओ। सुमन ने कई रातें सोचने में बिताईं। हर बार जब वो आंखें बंद करती, रामलाल की वो हवस भरी आंखें उसे दिखतीं। लेकिन अब उसे अर्जुन की बातों पर भरोसा होने लगा था। उसने फैसला किया कि वो सच का सामना करेगी। उसने अर्जुन को फोन किया और कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगी। तुम और दीनानाथ मेरे साथ चलोगे? अर्जुन ने हामी भरी। अगले दिन सुमन, अर्जुन और दीनानाथ चांदनगर के पुलिस स्टेशन गए। सुमन ने कांपते हुए सारी कहानी बताई। रामलाल की जबरदस्ती, उस रात का हादसा और फिर उसकी लाश को कुएं में फेंकना। उसने डायरी के पन्ने और कागजात पुलिस को सौंप दिए। दीनानाथ ने अपनी पुरानी पहचान का इस्तेमाल कर सुमन के लिए वकील की व्यवस्था की। पुलिस ने सुमन को हिरासत में लिया, लेकिन कागजात और दीनानाथ की गवाही की वजह से उसका केस आत्मरक्षा का माना गया। कोर्ट में सुनवाई हुई और सुमन को 6 महीने की सजा सुनाई गई, जो उसने पहले ही हिरासत में काट ली थी। विजय के धंधों की जांच भी शुरू हुई और उसके गैंग के कई लोग पकड़े गए। जेल से निकलने के बाद सुमन ने चांदनगर में अपनी सिलाई की दुकान फिर से शुरू की। अर्जुन उसका दोस्त बन गया और दीनानाथ ने उसे अपने परिवार की तरह अपनाया। सुमन का डर अब खत्म हो चुका था। वो जानती थी कि उसने जो किया वो उसकी मजबूरी थी और अब वो अपने सच के साथ जी सकती थी। लेकिन हर रात जब वो अपनी दुकान बंद करती और घर लौटती, उसे वो पुरानी आहटें सुनाई देती। शायद वो सिर्फ उसका वहम था, या शायद उसका अतीत उसे हमेशा याद दिलाता रहेगा। फिर भी सुमन अब डरती नहीं थी। उसने अपनी इज्जत और जिंदगी बचाई थी और अब वो हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जी रही थी।